दोस्तों, आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बुरे सपने की तरह दिखाई दे रहा है। एक ऐसा बुरा सपना जहां बिहार में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार सत्ता मिली तो उसके सबसे मजबूत गढ़ राजधानी पटना के बांकीपुर में सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाली कहावत चरितार्थ होती हुई तब दिखी जब प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी के इतने बड़े चुनावी किले को ढहा दिया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के दतिया से भी खबर आई और वो खबर कांग्रेस पार्टी के लिए एक सुखद संकेत की तरह सामने आई। वो सीट भी नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जैसी आशंका थी, बिल्कुल वो आशंका सच साबित हुई और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर दतिया में नाकाम रही। लेकिन इन दोनों से ज्यादा बड़ी तस्वीर जयपुर से सामने आ रही है, जहां कोई चुनाव नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर जिस तरह की सियासत चल रही है, उस सियासत में करनी सेना यूजीसी कानून को लेकर सड़क पर उतरती हुई दिखाई दे और उसके बाद जिसे भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जिस समुदाय को माना जाता है, उस समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट ना देने की कस्में खाते हुए दिखाई दे, तो जो आवाज बांकीपुर से निकली है, जो आवाज दतिया होते हुए जयपुर तक पहुंची है, उसके गहरे मायने को उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के पहले आसानी से समझा जा सकता है। आखिर कारण क्या है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के एब्सोल्यूट कंट्रोल के दौर में, पूर्ण नियंत्रण वाले दौर में भारतीय जनता पार्टी अपना सबसे मजबूत गढ़ भी हार रही है। सबसे मजबूत राज्य जहां की सारी लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जीती, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का किला दरक रहा है। और जिस राज्य में कभी एक दौर में नारा लगता था कि देखो देखो कौन आया, गुजरात का शेर आया, उस राज्य के अंदर एक ताकतवर समाज और एक ताकतवर सामाजिक समूह के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट न देने की कस्में खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जयपुर की इस फुटेज को देखिए, इस तस्वीर को देखिए और तब अभी आपको पता चलेगा कि जो आप इस वीडियो में, इस फुटेज में देख रहे हैं, ये क्या दिखाया जा रहा है, ये किस तरह की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार लोकसभा में 11 सीटें वहां गंवा चुकी है, लेकिन जयपुर की इस तस्वीर के मायने को समझना है तो वापस पटना चलते हैं। बांकीपुर, वो बांकीपुर जो नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उनके इस्तीफे से खाली हुई विधानसभा सीट है और इस सीट पर प्रशांत किशोर ने अपना परचम लहरा दिया। प्रशांत किशोर ने जब अपना परचम लहराया तो प्रशांत किशोर जिस प्रकार से जुलूस के अंदाज में पटना की सड़कों पर निकले, जिस अंदाज में उनका स्वागत हुआ, वो अंदाज भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन की तरफ दिखाई दे रहा था। लेकिन जो अलार्मिंग सिचुएशन पटना से दिखाया जा रहा है, वो तस्वीर जितनी दिख रही है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जब यह भरोसा था कि वहां से कुत्ता बिल्ली को भी टिकट दे देंगे तब भी वो चुनाव जीत जाएगा, उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी की 20,000 से ज्यादा मतों से हार क्यों हुई है? जरा इसके कारणों को समझना हो तो कई सारी चीजें देखनी होगी। पहला ये कि भरत तिवारी वाले मामले के बाद बीजेपी के कोर वोटर के बीच कितनी नाराजगी है, ब्राह्मणों के बीच कितनी नाराजगी है। दूसरा ये, जरा इस तस्वीर को भी देख लीजिए, लखनऊ की तस्वीर है। भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे, दूसरे लोगों से गुलदस्ता ले रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे की भाव भंगिमा को आप देखिए कि वो गुलदस्ता लेकर कैसी भाव भंगिमा में खड़े हैं। ये फुटेज भी नितिन नवीन की सीट पर यानी पटना पहुंची और वहां भी योगी आदित्यनाथ जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के लोगों को कहीं ना कहीं ये हर्ट करती हुई दिखाई दी, ये उन्हें बेचैन करती हुई दिखाई दी। और इन सब के बीच जब जेनजी मूवमेंट ने जोर पकड़ा, जब छात्रों का आंदोलन शुरू हो गया, जब इस देश में नीट के पेपर लीक को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में छात्र सड़कों पर उतर गए, कॉकरोच जनता पार्टी जो एक सोशल मीडिया प्रयोग है उसके नेतृत्व में सड़क पर उतर गए, दिल्ली से लेकर देश के कस्बे कस्बे तक फैल गए, उस दरमियान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कॉकरोच के नेतृत्व में हो रहे प्रदर्शन में किसे वायरस कह रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। सवाल ये उठता है कि क्या इस देश के नौजवान वायरस हैं? क्या इस देश का जेनजी जो उभरते हुए भारत का एक प्रतीक है, उभरते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को गति देते हुए पूरी दुनिया में भारत के स्थान को सुनिश्चित कर सकता है,
विश्व गुरु बनने का सपना भी वही जेन जी ही पूरा कर सकता है, या उसके बाद वाला जेन अल्फा ही पूरा कर सकता है। उसे वायरस कहा जा रहा है, और वो भी कहां पर कहा जा रहा है? कौन कह रहा है वायरस? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, जिन्हें सुपर बॉस कहते हैं, वो नितिन नवीन वायरस कहते हुए नजर आ रहे हैं। अब भला नितिन नवीन की सीट पर जेनजी खुद को वायरस मानने के लिए तैयार होगा? ये सवाल तो है ही। इस सवाल के आईने में बिहार की राजनीति भी है कि बिहार की राजनीति में किस तरह से ये पूरा का पूरा खेल हुआ है। सम्राट चौधरी एक अच्छे राजनेता माने जाते हैं। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनना वो डिजर्व भी करते थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय तो बने ही हुए थे। लेकिन जिस अंदाज में उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी गई, जिस अंदाज में नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली कराई गई, जिस अंदाज में देश के लोगों को यह समझाने की कोशिश की गई, और खासकर बिहार के लोगों को, कि राज्यसभा के सांसद का पद किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद से ज्यादा बड़ा पद होता है, वो अंदाज बिहार जैसे जागरूक राज्य के लोगों को बहुत ज्यादा भाया नहीं। उसका भी एक असर दिखाई दे रहा है। और इन सब के बीच तेजस्वी यादव की राजनीतिक निष्क्रियता जिस तरह से बढ़ रही थी, विधानसभा सत्र में उनकी गैर मौजूदगी लोगों को खल रही थी, चुनाव लड़ने लड़ाने का तौर तरीका लोगों को खल रहा था, वो उनके वोटर को भी कहीं ज्यादा प्रभावित कर रहा था। यानी एक तरफ नीतीश कुमार के सत्ता छोड़ने के बाद उनके कोर वोटर का बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो कुर्मी समाज हो या महादलित समाज हो, उसके अंदर एक बेचैनी थी। भारतीय जनता पार्टी का जो सवर्ण वोटर है, उसके अंदर भी एक बेचैनी, और राष्ट्रीय जनता दल का जो माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वोटर है, उसके अंदर भी बेचैनी, अति पिछड़ों के एक सेक्शन के अंदर भी बेचैनी। इन सब का मिला जुला परिणाम, और इसके बीच में जेनजी आंदोलन, और जेनजी आंदोलन के ठीक पहले यूजीसी का मामला सामने आना, इन सब का मिला जुला परिणाम बांकीपुर का उपचुनाव है। और बांकीपुर के नतीजे ने एक सदस्यों वाला विपक्ष तो बिहार को दे दिया है। अब ये एक सदस्यों वाला विपक्ष 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव में बिहार को लीड करने की स्थिति में खुद को कैसे लेकर जाएगा, या बिहार की राजनीति में एक बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में खुद को कैसे लेकर जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। सम्राट चौधरी ने भी एक ट्वीट के माध्यम से बधाई दे दी है। लोकतंत्र के महापर्व में नितिन नवीन की सीट पर जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी सीट पर जो जीत मिली है प्रशांत किशोर को, इसकी बधाई उन्होंने दे दी है। प्रशांत किशोर ने भी बधाई स्वीकार कर ली होगी, लेकिन ये बधाई और इस बधाई की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी पर कितनी भारी पड़ने वाली है, उस सबको आसानी से दिख रहा है। लेकिन जरा बिहार से थोड़ा हट के दतिया चलने की कोशिश करें, मध्य प्रदेश के दतिया में, जहां नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे व्यक्ति को टिकट दिया, और वहां कांग्रेस के घनश्याम सिंह अपना परचम लहराते हुए दिखे हैं, तो उसका कारण क्या है? आमतौर पर इसे नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी से जोड़कर दिखाया जा रहा है कि नरोत्तम मिश्रा नाराज थे इसलिए हार हो गई। वास्तविकता इससे अलग है, हकीकत अलग है। नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी दिखाकर दरअसल मुख्यमंत्री मोहन यादव की कुर्सी बचाने की कोशिशें चल रही है कि चाहे कुछ हो जाए, मुख्यमंत्री पर आंच नहीं आनी चाहिए। वास्तविकता दोस्तों यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर की परिस्थितियां थोड़ी बदली हुई है। कांग्रेस पार्टी की तरफ भाजपा भी गुटबाजी से पीड़ित है, लेकिन इन सब के बीच दतिया का इलाका तो वही इलाका है जिस इलाके से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं। सिंधिया खानदान की राजनीति आती है। उस सिंधिया खानदान के गढ़ में भाजपा कैसे हार गई? नरेंद्र मोदी सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री है, वहां दिग्विजय सिंह का आदमी कैसे चुनाव जीत गया? वहां जीतू पटवारी का आदमी और राहुल गांधी का कैंडिडेट कैसे चुनाव जीत गया? ये सवाल है। इस सवाल के जवाब को ढूंढने की कोशिश करें तो नरोत्तम मिश्रा फैक्टर बहुत छोटा नजर आएगा। नरोत्तम मिश्रा तो पिछली बार भी विधानसभा चुनाव हार गए थे। अगर नरोत्तम मिश्रा नाराज थे तो क्या उनकी नाराजगी इस चुनाव को तय कर रही थी? नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी बीजेपी के कुछ वोट कम कर सकती थी, न कि 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को एक विधानसभा के उपचुनाव में पूरे ताकत झोंके जाने के बावजूद हरा सकती थी। बात बिल्कुल अलग है। एक तरफ तो ये खेती का इलाका है, किसानों को समय पर खाद नहीं मिलना, किसानों को समय पर सरकार से सब्सिडी वाले मामले को लेकर के सवाल खड़े होना। दूसरी तरफ महाकाल की नगरी उज्जैन में जिस प्रकार से जमीनों की लूट मचने की खबर इंडियन एक्सप्रेस में सामने आई, उसमें अभी 253 एकड़ जमीन मुख्यमंत्री और उनके परिवार के लोगों के द्वारा सस्ते रेट पर खरीद कर फिर उधर से सड़कें वगैरह निकाल कर उसे महंगा करने की परिस्थितियां जैसे सामने आई,
उसने भी अपनी तरफ से असर डाला। और यूजीसी का मामला तो है ही, जेएनजी आंदोलन इसके साथ है ही, क्योंकि वो अब दिल्ली का और जंतर मंतर का आंदोलन नहीं, वो कस्बे कस्बे के आंदोलन में तब्दील हो चुका था। तो नौजवानों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा और दतिया की बात करें तो स्थानीय मुद्दे में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस ढंग से चीजों को रखा गया, वो भी अपने आप में एक बड़ा कारण है। फिलहाल सारी कवायद नरोत्तम मिश्रा के सर पर इस हार के कारण को मढ़कर मुख्यमंत्री मोहन यादव को इसके लिए जिम्मेदार साबित नहीं होने देने या उनके प्रशासन को, उनके रवैये के, उनके कामकाज के तरीके को बचाने की कोशिश के तहत इस पूरे मामले को नरोत्तम मिश्रा पर थोपने की कोशिशें हो रही है कि उनकी नाराजगी ले डूबी। प्रशांत किशोर क्यों जीते? तो प्रशांत किशोर के बारे में तो कई सारे फैक्टर हैं। वो मुकाबले में थे भी, भाजपा के सबसे बड़े गढ़ के मुकाबले में थे, लेकिन जिस ढंग से अभी भारतीय जनता पार्टी इस देश को हैंडल करने की कोशिश कर रही है, प्रधानमंत्री बड़े जेएनजी मूवमेंट के बाद इंस्टाग्राम पर आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, 2.5-3 मिनट का वीडियो बनाते हैं और कहते हैं कि उन नौजवानों को मैं माफ करता हूं, उन लोगों को माफ करता हूं जो उन्हें कुछ भला बुरा कह रहे थे। भला लोकतंत्र में सत्ता संभालने वाला नेता अगर भला बुरा नहीं सुनेगा तो सुनेगा कौन? आमतौर पर सत्ता को जनता से माफी मांगनी होती है, न कि सत्ता जनता को माफी देती है। और वो भी जेएनजी को, स्मार्टफोन के दौर वाले जेएनजी को, उस जेएनजी को जो अपने घर वालों की बात नहीं मानता। वो जेएनजी आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की बात मान लेगा? वो जेएनजी भला मिलेनियल्स और जेनएक्स की तरह या बेबी बूमर्स की तरह आज की तारीख में जाकर वो चुनावी हिंदुत्व की ढपली बजाने चला जाएगा? सवाल ही नहीं उठता था। तभी आप देखें कि राजस्थान के राजपूत सड़कों पर है। मध्य प्रदेश में जनता चुनावी रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती हुई दिख रही है। दिल्ली से अलग अलग राज्य के दूसरे हिस्सों तक, किसान से लेकर नौजवान तक, आदिवासी से लेकर दलित तक और ओबीसी और तमाम दूसरे सेक्शन के लोग, यहां तक कि जब जनरल कैटेगरी के लोग सड़कों पर उतर गए, तब उस परिस्थिति में गुजरात लॉबी के लिए झोला उठाने का वक्त तो नहीं आ गया। संघ की तरफ से दबाव की खबरें आती रहती है। विपक्ष विहीन जैसे हो चुके बिहार के अंदर प्रशांत किशोर की जीत को सिर्फ एक उपचुनाव की जीत मान लेना, ये कहीं से भी इस पूरे मामले को न्यायोचित ठहराना नहीं होगा, क्योंकि ये मामला छोटा नहीं है। उपचुनाव में हार होना या चुनाव में हार होना एक दूसरी बात है, लेकिन अपने जनाधार के बिखरने की वजह से हार होना और उस जनाधार के में सेंध लगने की बात छोड़िए, पूरी तरह से बिखर जाने की परिस्थितियां पैदा होना, ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जनता के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो करना था, वो अति आत्मविश्वास में बीजेपी वो फॉर्मूला भूल बैठी है। मिलेनियल्स के साथ अच्छे दिनों का वादा दिखा करके चीजों को अपने पक्ष में किया जा सकता था, नैरेटिव सेट किया जा सकता था। 2014-19 की बिसात को राष्ट्रवाद और चुनावी हिंदुत्व के कॉकटेल के साथ जनता के बीच एक बेचने लायक ब्रांड के तौर पर सामने लाया जा सकता था। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट, एक ऐसा उत्पाद जो 14 और 19 में मिलेनियल्स को और जेनेक्स को बेचा जा चुका हो, वो 2024 और उसके बाद के दौर में जेनजी और जेन अल्फा को भी बेचा जाने लायक बचेगा। ये बात कहना और इसको स्वीकार कर लेना खुद को मुगालते में रखने जैसा है। शायद भारतीय जनता पार्टी ने खुद को मुगालते में रखा। सवाल शिक्षा का हो, सवाल रोजगार का हो, सवाल खराब अर्थव्यवस्था का हो, सवाल इस देश की संपदा के ऊपर चुनिंदा उद्योगपतियों के कब्जे का हो, और सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख का हो, सवाल बढ़ती महंगाई का हो, सवाल इथेनॉल या E20 का हो। हर जगह पिस कौन रहा था? वही मध्य वर्ग, जो वही मिडिल क्लास जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2014 में जीने मरने की कस्में खा रहा था, वही जिसे अच्छे दिनों की आस दिखाई दे रही थी। लेकिन उस आस के धूमिल पड़ने का नतीजा है कि प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के नेता के रूप में तब्दील होने की प्रक्रिया उसी पटना में जाकर पूरी करते हैं जिस पटना से जयप्रकाश नारायण ने एक दौर में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, और वो संपूर्ण क्रांति इंदिरा गांधी और कांग्रेस को सत्ता से हटाने में कामयाब हो गई। ठीक इसी तरह मध्य प्रदेश में जिस इलाके को कहा जाता है कि महाराज भाजपा का इलाका है, मध्य प्रदेश की भाजपा को पहले शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा कहते थे। तो महाराज भाजपा के इलाके में अगर भाजपा हार रही है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए कम से कम जेएनजी के साथ साथ किसानों का मुद्दा भी बीच में आकर खड़ा होता है।
सत्ता को एक तरह से हाँकने की प्रवृत्तियों पर सवाल उठाने की जनता की जो आदत है वो फिर से बनने की परिस्थितियों को पैदा करती है। और मामला यदि राजस्थान तक पहुंच रहा है, मामला राजपूतों से जुड़ रहा है, तो योगी आदित्यनाथ ने का गुलदस्ता और गुलदस्ते के साथ जो फुटेज सामने आई, उस फुटेज के बाद उसे यूपी के बाहर बिहार तक पहुंचना और राजस्थान में यूजीसी आंदोलन के बहाने फिर से राजपूतों का विरोध सामने आना इस बात की तरफ इशारा है कि भरत तिवारी प्रकरण बिहार में ब्राह्मणों को नाराज कर रहा है, उसकी नाराजगी उत्तर प्रदेश तक जा रही है। लेकिन राजस्थान से बिहार तक यदि सामान्य वर्ग के दूसरे लोग नाराज हो रहे हैं तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ सत्ता का अप्रोच जिम्मेदार है। संघ और भाजपा के द्वारा जनता को अपने ढंग से हाके जाने की परिस्थितियां जिम्मेदार है। और इस परिस्थितियों में क्या वाकई गुजरात लॉबी के झोला उठाने का वक्त आ गया है? देखते जाइए, हालात तो इसी तरफ इशारा करते हैं और कुछ बड़े खेल की गुंजाइश आने वाले वक्त में दिख जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।